नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम थोड़ा मार्केट के ऊपर बात करेंगे। वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुझे मार्केट से डर क्यों नहीं लगता। ठीक है, मार्केट इतना वॉलेटाइल भी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 1% ऊपर हो जाता है, कभी 1% नीचे हो जाता है, कभी पोर्टफोलियो 505 मतलब कभी पोर्टफोलियो देखे तो भाई 2% गिर जाता है। मतलब कभी पोर्टफोलियो में 10,000 का लॉस दिखाता है, कभी प्रॉफिट दिखाता है, पर मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम होती है और मैं डरता भी नहीं हूँ। रीज़न क्या है, इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। और अगर आप इस रूल्स वगैरह को फॉलो करोगे तो मेरे ख्याल से आपको भी मार्केट के वॉलेटाइल जो होता है उससे डर नहीं लगेगा। और प्लस इस वीडियो में कुछ मैं आपको निफ्टी के दो लेवल्स बताऊंगा, एक नीचे के साइड के, एक ऊपर के साइड के। उन लेवल्स को भले आप अपने चार्ट पैटर्न पे लगा के रख सकते हो। अगर निफ्टी नीचे या ऊपर या किसी भी लेवल्स को ब्रेक करता है, दोनों में से, ठीक है, तो उसमें एक बड़ी मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। नहीं तो निफ्टी इसी 1500 पॉइंट के रेंज में घूमता रहेगा। ठीक है, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और यहाँ पे सबसे मेन बात आप ये जानोगे कि भाई आपको मतलब डर ही नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं क्यों नहीं डरता हूँ मार्केट से, मार्केट इतना वोलेटाइल होने के बाद भी। ठीक है, स्टॉक प्राइस मेरा ऐसे ऐसे स्टॉक भी है जो बाइंग प्राइस से 30% 40% भी गिर चुके, पर मुझे उतना डर नहीं लगता। ठीक है, रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि मैं बहुत अनुशासित हूँ, यानी कि बहुत डिसिप्लिन के साथ हूँ। मतलब मेरे क्या है, मेरे फिक्स लेवल्स लगे हुए स्टॉक पे। मेरे जो कैप है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सारे मेरे फिक्स है कि मुझे इतना ही लार्ज कैप में लगाना है, इतना ही मिड कैप में लगाना है। मतलब मैं पूरा जो मेरा इन्वेस्टमेंट का तरीका है एक मेरे म्यूचुअल फंड की तरह है। जी हाँ, जैसे म्यूचुअल फंड को एक रूल्स रहता है, रेगुलेशन रहता है कि आप लार्ज कैप में इतना ही पैसा लगा सकते हैं, आप मिड कैप में इतना ही पैसा लगा सकते हैं, स्मॉल कैप में इतना ही पैसा लगा सकते हैं। सेम मेरा भी रूल्स एंड रेगुलेशन वैसा ही है। म्यूचुअल फंड को जैसे एक ऑर्डर रहता है कि आप किसी स्टॉक में 10% से ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो सेम मेरा भी रूल ऐसा ही है कि अगर मेरा पोर्टफोलियो का साइज़ एग्जांपल के लिए 10 लाख है, तो मैं किसी एक स्टॉक में 1 लाख से ज़्यादा नहीं लगाता हूँ। ठीक है, तो मिनिमम अगर 10 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है तो मेरे पोर्टफोलियो में 10-12 ही स्टॉक देखने के लिए मिलेगा, यानी कि हर स्टॉक में 90,000 80,000 का इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगा। भले वो फिर स्टॉक चाहे वो डबल होने की ताकत रखे या आधा होने की ताकत रखे। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रूल है। तो मैं मार्केट से क्यों नहीं डरता हूँ, सिंपल मेरे रूल्स है कि इतने ही स्टॉक में करना है, पोर्टफोलियो के हिसाब से करना है, और इस हिसाब से जो लेवल्स है उस हिसाब से ही करना है। अगर लेवल्स और मेरे अंडर, यानी कि मेरे प्लेटफॉर्म एरिया में आता है स्टॉक, तो ठीक है, मैं प्ले करूँगा। अगर नहीं आता है तो मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद वो कितना भी ऊपर जाए या नीचे जाए। ठीक है, तो ये मेरे कुछ रूल्स है और रूल्स के हिसाब से ही चलना चाहिए मार्केट में। अगर नहीं चलोगे तो परेशानी और दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, मेरे हर स्टॉक के 5-6 लेवल्स लगे रहते हैं। ठीक है, मैं हाँ उन 5-6 लेवल्स पे प्ले करता हूँ और मैं इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग ये सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। जी हाँ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता हूँ, मैं एक प्योर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। कभी कभी दिमाग घूम गया, अगर किसी इन्वेस्टमेंट में मेरा 30-40% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं बेच भी देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे कुछ रूल्स एंड क्राइटेरिया वगैरह। ठीक है, मैं आपको कोई भी इस वीडियो में स्टॉक नाम नहीं बता रहा हूँ, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान देना। नहीं तो कोई टिप्स वगैरह नहीं है, वैसे भी हम कोई स्टॉक का नाम भी नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये सारे मेरे कुछ तरीके और मिनिमम मेरी थिंकिंग या मेरी मतलब मुझे कितना % रिटर्न मिलना चाहिए तो मैं एग्ज़िट हो सकता हूँ। ठीक है, बहुत लोगों के ये भी सवाल रहते कि हमें कब एग्ज़िट होना चाहिए, कितने % में निकलना चाहिए। ठीक है, तो देखो मेरी क्या थिंकिंग है, अगर सपोज़ मुझे एग्ज़िट ही होना है किसी स्टॉक में, ठीक है, तो मिनिमम मैं 30% लेके निकलना चाहूँगा। क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड, अभी के जो म्यूचुअल फंड है भाई, वो तो 50% का भी रिटर्न दे रहे हैं। मिड कैप में देखे तो 42%। ठीक है, वो छोड़ दो, मार्केट एक अच्छे फ्लो में था तो दे दिया। अब पता नहीं फ्यूचर में दे कि नहीं दे, पर जनरली देखा गया है म्यूचुअल फंड 20% 22% का रिटर्न देता है। तो जब म्यूचुअल फंड 20-22% का रिटर्न दे रहा है तो मैं किसी स्टॉक में रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, किसी स्टॉक में पैसा लगा रहा हूँ, तो जनरली मैं 30% तो लेके निकलूँ म्यूचुअल फंड से ज़्यादा। तो मेरी चाहत यही रहती है कि मिनिमम 30% के ऊपर मिल जाए तो मैं निकल सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी थिंकिंग है। इस थिंकिंग के पीछे रीज़न क्या है वो भी बताया हूँ, क्योंकि मिनिमम म्यूचुअल फंड देखे तो 20% का रिटर्न देता है। वो छोड़ दो जो मिड कैप वाले दिए हैं, मोतीलाल का कितना दिए, 42-50% का रिटर्न दिया साल का, वो छोड़ दो। एक ठीक, एक फ्लो में दे दिया।
फ्यूचर में भी दे तो अच्छी बात है। तो जनरली जो एवरेज रिटर्न बात करो म्यूचुअल फंड का, पहले 12 होता था, अब 18 हो चुका है, अब 20 हो चुका है। तो जब उससे ज़्यादा रिटर्न मिले तो ही निकलूंगा ना, जब उतना ही रिटर्न लेना रहता तो मैं स्टॉक में क्यों रिस्क लूँ? सोचने वाली बात है, मैं स्टॉक में क्यों रिस्क लूँ, फिर मैं म्यूचुअल फंड की ओर चले जाऊँ। ठीक है, तो ये मेरी कुछ थिंकिंग है। तो मेरी थिंकिंग, मेरा क्राइटेरिया, मेरे वॉच लिस्ट, मेरे स्टॉक सारे फिक्स है, मैं कभी चेंजेस नहीं करता हूँ। और हाँ, स्टॉक हमेशा अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है, ये बात ध्यान देना, स्टॉक हो या इंडेक्स हो। मतलब बोलने का मतलब, मान लो कि पिछली बार जैसे एग्जांपल के लिए कोई A to Z स्टॉक है, ठीक है, कोई भी स्टॉक है, कोई भी कंपनी है, अगर वो पिछली बार सपोज एग्जांपल के लिए वो 500 रुपये से पलटा है, तो फ्यूचर में भी 90% वो 500 रुपये से पलट सकता है। ठीक है, 500 रुपये से पलट सकता है। तो इसके लिए मैं कोई भी स्टॉक जल्दी चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, बहुत लोग ना स्टॉक चेंज करने लगते हैं, मतलब स्टॉक बहुत फटाफट कंपनियां चेंज करने लगते हैं। अब ये वॉच लिस्ट में रखा तो उसको रखो, इसको रखो, इसको रखो। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। रीज़न क्या इसके पीछे? रीज़न ये कि स्टॉक हमेशा अपनी इतिहास को रिपीट करता है, दोहराता है। ठीक है, अपने हिस्ट्री को। तो सपोज कोई एग्जांपल के लिए स्टॉक है, तो वो गिरने लगता है, तो डरते हैं कि ये खराब हो गया स्टॉक, कंपनी खराब हो गई, पर उनको नहीं पता रहता कि पिछली बार स्टॉक इसी प्राइस से पलटा था, इसी प्राइस से बाउंस बैक हुआ था। तो ये सारे मेरे कुछ रूल्स है, दिमाग में मैं बात रखता हूँ कि भाई इन्हीं स्टॉक में करना है, इन्हीं सेक्टर में करना। हाँ, सेक्टर भी बता दूँ तो मैं कुछ ऐसे सेक्टर चूज़ करता हूँ जो पॉपुलेशन बेस्ड हो, यानी कि उनके प्रोडक्ट, उन कंपनियों के प्रोडक्ट, जो भी कंपनी या जो भी स्टॉक में सिलेक्ट करो, जो पॉपुलेशन है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो जनरेशन है हमारी, वो यूज़ करे और करंट भी यूज़ करते आ रही, मैं वैसे सेक्टर की ओर चूज़ करना पसंद करता हूँ। जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, मोबाइल्स हो गया, उसके बाद FMGC सेक्टर पकड़ सकते हो, एनर्जी सेक्टर पकड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिर और भी ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। IT पकड़ सकते हो। ठीक है, जनरेशन यूज़ करेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो IT सेक्टर हो गया। IT सेक्टर हो गया, फिर बैंकिंग हो गया, बैंकिंग के बिना पूरा इकोसिस्टम ही नहीं चलेगा, मतलब कुछ चलेगा ही नहीं भाई। ट्रांजैक्शन हो, कुछ भी हो, पैसा लेन देन हो, ठीक है, बड़ी डील हो, कुछ भी हो, तो बैंक के बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर को मैं चूज़ करता हूँ जो हमारी पॉपुलेशन, जनरेशन उसको एक्यूमुलेट करे, मतलब उसके बिना नहीं रह सके। ठीक है, कुछ ऐसा, समझे बात को। अब कार के बिना रह सकते लोग, ठीक है, कार के स्टॉक भाग रहे वो अलग बात है, ठीक है, पर कार के बिना लोग रह सकते, पर हेल्थ केयर के बिना लोग नहीं रह सकते। कार एक बार जीवन में नहीं रहेगा वो चलेगा, बाइक, 2 व्हीलर ये रहेगा, नहीं चलेगा, पर हेल्थ केयर अगर हॉस्पिटल नहीं रहेगा तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि आदमी बीमार होता है तो आज का आज ही हॉस्पिटल भागेगा। अगर कार लेने की इच्छा है तो दिवाली में भी ले सकता है, होली में भी ले सकता है, किसी भी त्यौहार में ले सकता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि आज का आज ही लेना है, पर बीमार आदमी आज का आज ही भागेगा, कर्जा लेके अपना तबीयत ठीक कराएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेरे सेक्टर के क्राइटेरिया रहते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा जनरल टॉक में। ऐसे ही हम करते भी रहेंगे, वीडियो भी बनाएंगे, इसमें हम किसी स्टॉक का नाम नहीं लेंगे, सेक्टर का ले सकते हैं, वो रूल्स नहीं है सेबी का कि सेक्टर पे हम बिंदास नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे क्राइटेरिया है। तो मेरी सारी चीज़ें ओवरऑल बोलने का मतलब ये कि फिक्स है, कौन से स्टॉक में करना है, कौन से सेक्टर में करना है, कितने % के हिसाब से करना है, कौन से लेवल्स पे करना है, ये सारे फिक्स है, ये जल्दी चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये मेरे कुछ रूल्स है। अब थोड़ा मैं आपको यहाँ पे निफ्टी के कुछ लेवल्स भी बता देता हूँ, 2 लेवल्स बताता हूँ, एक नीचे के एक ऊपर के। ठीक है, और इन लेवल्स को चूज़ करने का रीज़न क्या है मैं आपको वो भी बताऊँगा। हवाई में हम बात नहीं करते, जितना समझ में आए हम उतना ही बात करते। ठीक है, यहाँ पे एक ये जो अभी लेवल्स बता रहा हूँ ना, अगर निफ्टी इन लेवल्स को ब्रेक वगैरह करता है तो कुछ बड़ी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, बड़ी मूवमेंट, देखो मूवमेंट वर्ड का मतलब नीचे साइड भी मूवमेंट होता है, ऊपर साइड भी मूवमेंट होता है। ठीक है, तो मूवमेंट मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर, ध्यान देना। अदरवाइज इस लेवल को अगर क्रॉस नहीं करता है निफ्टी तो एक ही रेंज में हमको दिखेगा, वही 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे करता रहेगा। ठीक है, मतलब एक साइडवेज बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो नीचे के लो साइड के लेवल से 22,790, इसको ध्यान में रखना। ये ब्रेक करता है तो नीचे और गिरावट देखने के लिए मिलेगी। कितना? 22,790, 22,790। अब ये 22,790 लेवल निकाला कैसे? ये हमारे 27 जनवरी 27 जनवरी का लो है। यहीं पे लो बनाया एक निफ्टी ने और
थोड़ा हमको अच्छा खासा निफ्टी में एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला 1000 पॉइंट के आसपास का लगभग, ठीक है। मतलब 22,790 का एक लो बना के यहीं से निफ्टी ने एक हाई बनाया कितना 23,807 का, और 23,807 को रिजेक्ट किया और यहाँ से नीचे आया। तो नीचे के साइड कौन सा लेवल हमको याद रखना है 22,790। ऊपर के साइड अगर हाई साइड बात करूँ जहाँ से इसको रिजेक्शन मिला रिसेंटली कल की परसों 23,807, ये लेवल याद रखना, ठीक है। अगर हाई साइड का लेवल जो 23,807 है इसको अगर क्रॉस करता है तो ऊपर हमको कुछ बड़ा गेम देखने के लिए मिल सकता है, और लो साइड का अगर 22,790 इसको अगर ब्रेक करता है तो नीचे साइड कुछ बड़ा गेम देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज इसके बीच में रहा तो वही एक ही रेंज में ऊपर नीचे टाइम पास करता रहेगा, ठीक है। तो एक 27 जनवरी का हमने लो पकड़ा है और एक 5 फरवरी का हमने हाई पकड़ा है, ठीक है। तो आप अपने चार्ट पैटर्न में लगा सकते हो, और आपने जो आप स्टडी कर रहे हो निफ्टी वगैरह में, ये इस नॉलेज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत आपको काम आएगी। देखो क्या होता है ना कि स्टॉक हो या निफ्टी, जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया, वो हिस्ट्री रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री अभी क्या बन रही है कि 22,790 से पलटी मारा है, तो 22,790 क्या हो गया, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, वहाँ पे बायर्स है। तो अगर वो ब्रेक होता है, मतलब वहाँ पे बायर्स नहीं अगर बाय करते, वो ब्रेक होता है तो और नीचे जाएगा, सिंपल। और जहाँ से इसको रिजेक्शन मिला 23,807, अगर 23,807 पे रिजेक्शन नहीं मिलता वहाँ पे, क्योंकि देखो रिजेक्शन मिला यानी कि वहाँ पे लोगों ने सेल किया। अगर नेक्स्ट टाइम 23,807 पे कोई सेल नहीं करेगा, मतलब बड़े लोग सेल नहीं करेंगे, मतलब ऊपर जाएगा। तो सिंपल ये लॉजिक है, और इसी तरह मार्केट चलता है, ठीक है। जो हिस्ट्री पास्ट रहती है वही मार्केट रिपीट करता है, ठीक है। बस न्यूज़ बदल जाते हैं। मार्केट एक ही वे में चलता है, एक ही हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से ही चलता है मार्केट, जैसा पहले चल रहा है वैसा अभी भी चल रहा है, बस न्यूज़ बदल जाते हैं, ये बात ध्यान देना, ठीक है। कभी मार्केट गिर गया, न्यूज़ क्या आ गया, कोरोना। मार्केट अब गिर गया, न्यूज़ क्या आ गया, एफआई सेल कर रहे, हाई वैल्यूएशन, न्यूज़ बदल रहे, सेलिंग सेम है। ये भी एक सीखने के लिए आपको मिल गया, ठीक है। मार्केट हाई चला गया, नए इन्वेस्टर आ गए, अभी वापस हाई चले जाएगा, फेड रेट कट हो गया, ये कट हो गया, ब्याज दर कम हो गया, एफआईज इंटरेस्टेड है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, न्यूज़ बदल गया, ट्रेंड सेम है, समझे बात को। तो ये जनरल एक टॉक है मार्केट की। बाकी इस वीडियो में हमने कोई स्टॉक भी चर्चा नहीं किया, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।